देश में दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित पिस्का और मोरी स्टेशन समेत देश के 75 रेलवे स्टेशनों का पीएम ने किया उद्घाटन। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। जेएसडीएमएस में 55 करोड़ रुपए के भुगतान पर उठाए सवाल, मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को कामयाबी, 25 लाख का इनामी अजय महतो गिरफ्तार, 2 अन्य माओवादी भी हिरासत में। और झारखंड में मानसून सक्रिय, 21 जुलाई तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने किसानों को दी सलाह, फसल बुआई से पहले जल निकासी पर ध्यान दे किसान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार यह ट्रेन जिंद से सोनीपत रूट पर चलेगी। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। इस ट्रेन के सामर्थ्य के बारे में सुनकर हर देशवासी को बहुत गर्व होगा। की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब दौरे के क्रम में जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और सुविधाओं का जायजा लिया। इस स्टेशन को हाल ही में पुनर्विकसित किया गया है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सवार यात्रियों तथा बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि हमारी सरकार पंजाब के विकास पर काम कर रही है। विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक
और सेकंड का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास तौर पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश भर में रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के रांची स्थित पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। पिस्का स्टेशन पर आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। पिस्का रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्य सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक नवीन जायसवाल ने संयुक्त रूप से स्टेशन का लोकार्पण किया। जो पहली हाइड्रोजन की ट्रेन आज संचालित हो रही है, ये एक देश का भविष्य कैसा होगा इस बात को समझ में आता है। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतीक है। पुनर्विकसित पिस्का रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। समारोह में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी केंद्र सरकार को, साथ में राज्य सरकार और रेलवे के तमाम पदाधिकारियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इन रेलवे स्टेशन को बनाया। 12-13 साल प्रधानमंत्री जी के हुए और इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन, चाहे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो, चाहे रोड का कनेक्टिविटी हो, चाहे छोटे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो, ये सारी चीज हो रही है। जहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से चारों तरफ विस्तार भी होना चाहिए, चाहे वो पिस्का हो, चाहे हटिया हो, चाहे मूरी हो, ताकि आम यात्री को सुविधा मिले। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास न सिर्फ यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के साथ ही झारखंड के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में 2 स्टेशनों के उद्घाटन पर खुशी जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मूरी और पिस्का रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। मूरी और पिस्का रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण हुआ। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड की लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर सार्थक चर्चा हुई। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम पॉश से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को समान अवसर और गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल महिलाओं को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी में फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि फर्जी बैंक गारंटी देने के आरोप में ब्लैकलिस्ट की गई 6 कंपनियों को नियमों के विपरीत दोबारा ब्लैकलिस्ट से हटाकर करीब 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। श्री मरांडी ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, एफआईआर दर्ज करने, विशेष ऑडिट कराने, संबंधित अधिकारियों को जांच पूरी होने तक पद से हटाने, 55 करोड़ रुपए के
भुगतान की वैधानिकता की जांच और दोषियों से राशि की वसूली की मांग की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में रांची क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका सोहराई के 5वें अंक का लोकार्पण किया। पत्रिका में झारखंड की जनजातीय संस्कृति के विभिन्न आयामों की चर्चा की गई। राज्यपाल ने इसके प्रकाशन के लिए रांची क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट पदाधिकारी मनीता के और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर रांची में वाईबीएन यूनिवर्सिटी के 9वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास ही विकसित झारखंड की मजबूत नींव है। श्री किशोर ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाता अपना इम्यूनरेशन फॉर्म जल्द भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा करा दे। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 और 20 जुलाई को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं 22 जुलाई को बीएलओ और बीएलओ 2 की बैठक में सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड और पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में रांची में एनपीएस संचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को एनपीएस संचय योजना से जोड़ना और उन्हें पेंशन संबंधी युवाओं के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर नाबार्ड सदस्यों बैंकों, पीएफआरडीए, कॉमन सर्विस सेंटर, किसान उत्पादक संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने एनपीएस संचय योजना की जानकारी दी और प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गिरिडीह पुलिस ने 25 लाख के कुख्यात इनामी नक्सली अजय महतो को 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। अजय महतो गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के रहने वाले हैं। वह भाकपा माओवादी का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य और पारसनाथ क्षेत्र का जोनल कमांडर रह चुका है। अजय महतो के खिलाफ हत्या, लेवी वसूली, लूट, पुलिस बल पर हमला, आईडी विस्फोट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित 100 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। देवघर में पुलिस ने चेन स्नैचिंग गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। देवघर एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि खजूरिया गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से इन अपराधियों ने छिनतई और मारपीट की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को धर दबोचा। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने चांदी के कुछ जेवरात और एक स्कूटी बरामद की है। सूचना के अनुसार 3 लड़कों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ किया गया है। पूछताछ के उपरांत उनसे जो छीने गए चेन है चांदी के हैं वो उससे रिकवर भी किया गया और उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और कुछ लोगों से उनकी पहचान भी कराई गई है और उन्हें पहचाने भी हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जो चेन की छिनतई और मारपीट की घटना की है। इसमें कुछ 2 लड़के हैं जैसे प्रीतम मिश्रा और आशीष कुमार दास, ये पूर्व में भी अपराध किए हैं इस प्रकार के, और एक प्रीतम मिश्रा है जो पहले आर्म्स एक्ट में भी जेल गया है। राजधानी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में हुए रविंद्र मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि यह हत्या सिर्फ इलाके में दहशत फैलाने और आपसी विवाद के कारण की गई थी। जो 2 अभियुक्त हैं जो वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे, उसमें सबसे पहला है विकास महतो और दूसरा व्यक्ति है विजय मुंडा। इन दोनों को हम लोगों ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था और इन दोनों को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और साथ ही साथ जो विकास मुंडा है उसी के पास में हथियार था, उसको भी हम लोगों ने कल अरेस्ट कर लिया है। और अब देखते हैं जिलों के कुछ अहम।
रांची में 19 जुलाई को 3 पालियों में होने वाली झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के सुचारू संचालन को लेकर रांची प्रशासन ने केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की। सुरक्षा, पारदर्शिता, नकल रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। धनबाद समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, आवास योजनाओं, सड़क, बिजली, पेयजल, छात्रवृत्ति और जन्म प्रमाण पत्र समेत कई समस्याएं रखी। अधिकारियों ने सभी आवेदनों के समयबद्ध और नियमानुसार निष्पादन के निर्देश दिए। धनबाद में डीडीसी सनी राज ने कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर साइकिल वितरण का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, भौतिक सत्यापन कराने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावासों की मरम्मत सहित लंबित योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। लोहरदगा उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने जिला कोषागार कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न पंजियों, अभिलेखों और संचिकाओं का जायजा लिया। उन्होंने रिकॉर्ड के नियमित अद्यतन, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए तथा कार्यालय की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। कोडरमा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम रतन कुमार वर्णमाल ने जयनगर की पीडीएस दुकानों और जेएसएफसी गोदाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राशन वितरण, स्टॉक अभिलेखों की जांच कर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। गढ़वा में ईवीएम, वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और अभिलेखों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए। गढ़वा में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी गयी। प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजते हुए उनके शीघ्र, प्रभावी और नियमानुसार निष्पादन के निर्देश दिए गए। और अब बात करते हैं मौसम की। झारखंड में मानसून की सक्रियता जारी है और 21 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और खूंटी में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 19 जुलाई को भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार के बालूमाथ में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसल बुआई से पहले वे जल निकासी पर ध्यान दें। झारखंड में मानसून की सक्रियता जारी है और 21 जुलाई कई इलाकों में बारिश होने का भी अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क की नई दरों को अधिसूचित किया है, जो प्रभावी हो गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इसके तहत पेट्रोल के निर्यात पर 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर, डीजल पर 15 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के निर्यात पर 14 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा हर 15 दिनों में करती है और उसी आधार पर शुल्क में बदलाव किया जाता है। इस फैसले का यह उद्देश्य है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखा जाए। हालांकि घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं के लिए, आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपके लिए कीमतें पुरानी ही रहेंगी। कोई भी बदलाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं होगा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। सत्रह जुलाई साल 1943 को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म
पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ। निर्मलजीत सिंह उन 21 भारतीय जाबाजों में एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से नवाजा गया। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 दिसंबर को जब 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया, तब निर्मलजीत सिंह सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए 18 स्क्वाड्रन के साथ वहां तैनात थे। हवाई हमले के दौरान उड़ान भरने के प्रयास में अपने जीवन के परवाह किए बिना फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने उड़ान भरी और तुरंत हमलावर सेबर की एक जोड़ी को मार गिराया। इस समय तक 4 और पाक सेबर विमान अपने विमान की मदद के लिए वहां आ पहुंचे, जिसके बाद उनके विमान को एक सेबर ने मार गिराया। शहीद होने के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने सर्वोच्च वीरता और दृढ़ संकल्प से वायुसेना की परंपराओं में नई ऊंचाइयां स्थापित की, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक तो लाता है, लेकिन नमी, पसीना और संक्रमण जैसी समस्याओं के कारण त्वचा की देखभाल भी चुनौती बन जाती है। योग और विभिन्न उपायों से इस मौसम में भी स्वस्थ रहा जा सकता है। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन हमारी त्वचा के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। बढ़ी हुई नमी, अधिक पसीना और प्रदूषण की वजह से त्वचा चिपचिपी हो सकती है, रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इसके कारण मुहासे, फंगल इन्फेक्शन या रैशेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में त्वचा स्वस्थ रहे और आपकी त्वचा का निखार कायम रहे, इसमें उपयोगी है सरल प्राकृतिक उपाय। मॉनसून में अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 3-4 बार अपने मुंह में पानी भरिए और पानी के छपके अपने चेहरे पर मारिए, तो आप देखेंगे एक तो आपकी त्वचा साफ होती चली जाएगी। दूसरा काम, रात को सोने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ जरूर कीजिए। तीसरा काम, जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें तो प्राकृतिक तरीकों से मॉइस्चराइज कीजिए, जिससे कि ओवर मॉइस्चराइजेशन ना हो और ह्यूमिडिटी से आपकी त्वचा खराब ना हो। तो यहाँ सिर्फ चेहरे की त्वचा नहीं, हम संपूर्ण त्वचा की बात कर रहे हैं। नहाने से पहले ड्राई मसाज, जिसको हम घर्षण कहते हैं, पूरे शरीर में इस तरह से घर्षण अवश्य कीजिए। मॉनसून में बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास में हम 2 प्रैक्टिसेस बहुत सरल सी लेंगे। पहला लेंगे अधोमुखी श्वानासन, दूसरा लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। तो अधोमुखी श्वानासन को जब हम करते हैं तो हम इस तरह से अपने घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ आकर के आप अपने घुटनों को उठा लेंगे, दोनों एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश करेंगे, पंजों को देखेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, खोपड़ी की तरफ रक्त के प्रवाह को आने दें। यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए, घुटनों को वापस ले आइए, धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत सरल सा अभ्यास है, 3 बार आप इसे रिपीट कर लीजिए। सुप्त वज्रासन के लिए इसी तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं और अपने हाथों का सहारा लेकर के, कोहनियों का सहारा लेकर के धीरे से हम लेट जाते हैं। और जब लेटे तो हाथों का सहारा लेकर सर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से को जमीन पर टच कर देना, दोनों हथेलियों को जंघाओं पर ले आना। यथा सामर्थ्य रुकना, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाते हुए अनुभव करना, हाथों का सहारा लेकर के लेट जाना, बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ देना, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाना। तो हमने 2 बहुत सरल से अभ्यास किए, एक अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास और दूसरा सुप्त वज्रासन का अभ्यास। ग्रीष्म ऋतु में जो वायु कुपित होती है वो वर्षा ऋतु में जाकर इसकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है। जब हमारे शरीर में किसी जगह ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो स्किन के विकार होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। उनको रोकने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी आहार व्यवस्था मौजूद है। मौसम में जो भी सब्जी पाई जाएगी वर्षा ऋतु में, वो सब सब्जियाँ स्किन विकार को दूर करने में सामर्थ्य होती हैं। जैसे करेला है, कुंदरू है, परवल है, ये सब कसाय रस युक्त होते हैं। ये कसाय रस हमारे शरीर के अंदर स्किन के विकार को कम कर सकते हैं। लौकी है, तोरई है, पर ऐसी चीज़ें लें जिसमें ज़्यादा मात्रा में जल तत्व ज़्यादा मौजूद हो, वो जो हमारे स्किन में डिहाइड्रेशन मौजूद हो गया उसको दूर किया जा सके।
बहुत सारे फल भी मौजूद हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है और जो मौसम के फल होते हैं उनका प्रयोग करने से हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। सुपाच्य भोजन करना चाहिए जिसमें ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ज़्यादा जलन करने वाली ना हो, ज़्यादा तिक्त ना हो, जो कसैली हो, उन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें ताकि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी मौजूद रहे। समय समय पर अपने शरीर के अंदर पानी का बैलेंस बना कर रखना चाहिए। एक नींबू देकर 1 गिलास पानी में हल्का से चीनी डालें, हल्का सा नमक डालें और ठंडा बना के पिएं तो उससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं, इनकी ठंडाई बनाकर यानी दूध में मिलाकर या शरबत में मिलाकर प्रयोग करने से भी आपकी स्किन पूर्ण रूप से डिहाइड्रेशन से बच सकती है। आहार में हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग ना करें जो कि हमारे शरीर के अंदर वायु और पित्त को प्रकोपित करे। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रिजर्वेटिव साल्ट होते हैं जो हमारी स्किन को रोग पैदा करते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार विहार बताए हैं जिनका प्रयोग करने से बहुत सारे स्किन रोग पैदा होते हैं। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। देश में दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित पिस्का और मोरी समेत देश के 75 रेलवे स्टेशनों का पीएम ने किया उद्घाटन। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, जेएसडीएमएस में 55 करोड़ रुपए के भुगतान पर उठाए सवाल, मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को कामयाबी, 25 लाख का इनामी अजय महतो गिरफ्तार, 2 अन्य माओवादी भी हिरासत में। और झारखंड में मानसून सक्रिय, 21 जुलाई तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने किसानों को दी सलाह, फसल बुआई से पहले जल निकासी पर ध्यान दें किसान।